नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। इस वीडियो में मैं आपको ऑटिज्म के बारे में कुछ फैक्ट्स और कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा। ऑटिज्म के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये बिल्कुल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होगी और बिल्कुल लेटेस्ट डेटा पर बेस्ड होगी। ऑटिज्म मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जैसे कि अभी इसको डायग्नोस किया जाता है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। या तो आपकी फैमिली में किसी को ऑटिज्म है या फिर आपका कोई नोन है जिसे ऑटिज्म है और वो किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या बच्चे की थेरेपी के लिए काफी वरीड और काफी कंसर्न है, उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं। ऑटिज्म या फिर ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट्स बच्चे में पाए जाते हैं और साथ ही साथ बच्चे में कुछ रिपीटेटिव रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न होता है इंटरेस्ट का और कुछ एक्टिविटीज या बिहेवियर्स का। सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट का मतलब हुआ कि बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन मेंटेन करने में, इनिशिएट करने में डिफिकल्टी होती है। बच्चे को अपने आसपास के दुनिया के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में डिफिकल्टी होती है। ये एक तरीके की डिसेबिलिटी भी कही जा सकती है, खासकर तब जब बहुत मॉडरेट या सीवियर लेवल ऑफ ऑटिज्म बच्चे में मौजूद हो। इन दोनों सिम्टम्स का होना बच्चे में जरूरी है। कई बार बच्चे स्पीच डेवलपमेंट ना हो पाने की वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ऐसे में हम ऑटिज्म का डायग्नोसिस नहीं देते क्योंकि सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट्स में बच्चा अपने सराउंडिंग्स को लेकर अवेयर नहीं होता, वो दूसरे लोगों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता और ऐसा कम्युनिकेशन डेफिसिट बच्चे में होना जरूरी है। इसलिए लैंग्वेज डिलेज को कम्युनिकेशन डेफिसिट्स के साथ डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ जो रिपीटेटिव रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज हैं जो बच्चा दिखाता है, उसमें कुछ बिहेवियर, एक्टिविटीज, किसी भी तरह की चीज शामिल हो सकती है। इन दोनों अलग अलग सिम्टम्स का एक साथ होना बहुत जरूरी है, तभी हम बच्चे को ऑटिज्म का डायग्नोसिस देते हैं। सिर्फ एक सिम्टम की वजह से हम ऑटिज्म डायग्नोस नहीं करते। अब आइए बात करते हैं कुछ बेसिक ऑटिज्म के स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ऑटिज्म की प्रिवेलेंस कितनी है, कितना आम ये बच्चों में पाया जाता है और इसके रेट परसेंटेज क्या है। 2018 के डेटा के हिसाब से CDC मतलब सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग, जो कि एक अमेरिका की एसोसिएशन है, इनके अकॉर्डिंग यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में 44 में से मतलब 44 में से एक बच्चे में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मिलता है। यूएस का डेटा और इंडिया का डेटा ज्यादातर स्टडीज में एक जैसा पाया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों डेटा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। हालांकि इंडिया का जो डेटा है वो बहुत एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए इस वीडियो में मैं इंडियन डेटा के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। इंडियन स्टडीज लार्ज स्केल अक्सर नहीं होती और छोटे छोटे एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, किसी अर्बन एरिया में तो किसी रूरल एरिया में। हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर ASD को लेकर अवेलेबल नहीं है, छोटे छोटे सैंपल्स पर रिसर्च की जाती है, इस वजह से हमारे पास एक्यूरेट डेटा या उसका एस्टिमेट अवेलेबल नहीं होता। इसलिए ज्यादातर डिटेल्स जो मैं शेयर करूंगा वो अमेरिकन डेटा के हिसाब से होगी। तो 44 में से एक बच्चे में ऑटिज्म हुआ, जिसमें से 27 में से एक लड़के में और 116 में से एक लड़की में ऑटिज्म मिलता है। मतलब करीब 4 से 5 गुना ज्यादा मिलता है लड़कों में ऑटिज्म लड़कियों के मुकाबले। आमतौर पर यह देखने में आ जाता है कि कई बच्चों का ऑटिज्म का डायग्नोसिस 4 साल की या उससे बड़ी उम्र में मिलता है, क्योंकि इतनी ज्यादा अवेयरनेस ना होने की वजह से या आमतौर पर इसका नेग्लेक्ट हो जाने की वजह से इतना जल्दी डायग्नोसिस नहीं मिल पाता, जबकि 2 साल की उम्र में भी ऑटिज्म को डायग्नोस किया जा सकता है। ऑटिज्म के बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब IQ का लो होना, ये भी बहुत कॉमनली पाया जाता है। करीब 31% 31% बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती है, मतलब जिनका 70 से कम IQ होता है। 25% ऑटिस्टिक बच्चों में बॉर्डरलाइन रेंज में IQ पाया जाता है, मतलब 71 से 80 या 85 तक का IQ। 44% बच्चों में जिनमें ऑटिज्म है उनमें एवरेज या अबव एवरेज IQ भी पाया जा सकता है। तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऑटिज्म है पर उनका IQ बिल्कुल अच्छा है या बहुत सुपीरियर IQ भी हो सकता है, उनका 110 या उससे ज्यादा IQ मिल सकता है। ऑटिज्म हर तरह के एथनिक ग्रुप में मिल सकता है, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र, रीजन, रूरल, अर्बन,
किसी भी जगह का हो बच्चा, उसको ऑटिज्म हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइप के बच्चों में या तो ज्यादा होता है या उन्हीं में मिलता है। अक्सर ऐसे ही एक मिसकंसेप्शन होती है कि अर्बन एरियाज में ही ऑटिज्म मिलता है, रूरल में नहीं होता, जबकि ये सच नहीं है। रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में ऑटिज्म बच्चों में देखने में आ सकता है। हाँ, ये जरूर होता है कि ज्यादातर जो अर्बन एरिया के बच्चे होते हैं या जो मेजॉरिटी किसी पॉपुलेशन के बच्चे होते हैं, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के जहां पर ज्यादा डोमिनेटेड है एरिया, या कोई एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोग, किसी जात के किसी टाइप के लोग ज्यादा अगर किसी जगह रहते हैं, तो ये बच्चे जल्दी डायग्नोज हो जाते हैं। जबकि माइनॉरिटी ग्रुप्स जो होते हैं, रूरल एरियाज में जो होते हैं बच्चे, वो लेट डायग्नोज हो पाते हैं। ऐसा भी अक्सर देखने में आ जाता है कि 10-15 साल की उम्र में भी बच्चे को ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिल रहा है, जबकि उस बच्चे में काफी सीवियर डिसेबिलिटी शायद बचपन से ही मौजूद हो, पर किसी तरह के लेवल की वजह से, जैसे बच्चा शायद शाई है, इंट्रोवर्ट है, एंशियस है, इस वजह से उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाता। इनफैक्ट अर्बन एरियाज में भी, जहां पर बहुत अच्छा एजुकेशन, बहुत अच्छी अवेयरनेस मौजूद है, वहां पर भी ऑटिज्म और कुछ दूसरी डिसेबिलिटीज अक्सर डायग्नोज ही नहीं हो पाती 14-15 साल की उम्र तक भी। तो यहां थोड़ा सा एक कंसर्न का इशू है, बट ऐसा होता है, ऐसा देखने में आता है। कोई भी ऐसा मेडिकल टेस्ट नहीं होता जिससे ऑटिज्म को डिटेक्ट किया जा सके, ना ही बच्चे के पैदा होने के बाद और ना ही बच्चा जब पेट में है प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि ये बच्चा या तो ऑटिस्टिक है या ये बच्चा जब पैदा होगा तो ऑटिस्टिक हो सकता होगा। अब दूसरी कैटेगरी पे हम आते हैं कि ऑटिज्म के कारण क्या होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं ऑटिज्म के। रिसर्च तो यही बताती है कि ज्यादातर केसेस जो होते हैं ऑटिज्म के, उसमें कुछ जेनेटिक रीजंस होते हैं, मतलब जेनेटिक बेसिस होता है उसका। कुछ जीन्स होते हैं जिनकी वजह से ऑटिज्म डेवलप होता है। जो कपल या मां बाप लेट उम्र में बच्चा पैदा कर रहे हैं, 40-45, इस उम्र में अगर उनका बच्चा हो रहा है तो ऑटिज्म का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जिन मां बाप का एक बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, उनमें 2 से 20% तक चांस है कि उनका दूसरा बच्चा भी शायद ऑटिस्टिक हो। ट्विंस की जब स्टडीज की गई तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें ऐसा देखा गया कि अगर एक बच्चे में ऑटिज्म है तो दूसरा बच्चा जो होगा, दूसरा ट्विन ब्रदर या सिस्टर जो होगा, उसमें ऑटिज्म होने के 35 से लेकर 95% तक चांस होते हैं कि उसमें भी ऑटिज्म हो। जबकि जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, मतलब नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, उनमें अगर एक को ऑटिज्म है तो दूसरे के अंदर ऑटिज्म होने के चांस सिर्फ 30-35% ही होते हैं। तो इससे भी एक अंदाजा लगाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग जेनेटिक बेसिस होता है ऑटिज्म का। इसी के साथ एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि वैक्सीनेशंस जो बच्चों को बचपन में मिलती हैं 1-2 साल की उम्र तक, उनकी वजह से बच्चे में ऑटिज्म डेवलप होता है। यह धारणा बिल्कुल गलत है और साइंस में कहीं भी इसे वैलिडेट नहीं किया गया है। साइंस क्लियरली बताती है कि वैक्सीनेशन की वजह से ऑटिज्म नहीं होता। तो वैक्सीन जो है वो कॉज नहीं है बच्चे के ऑटिज्म होने के। इसी के साथ कुछ लोगों में यह भी गलत धारणा होती है आजकल, जैसे कि बच्चा अगर स्मार्टफोन का उसको एक्सपोजर हो रहा है या टीवी का एक्सपोजर हो रहा है, बच्चा अगर सारा टाइम टीवी देख रहा है, छोटी उम्र से 1-2 साल की उम्र में उसको टीवी इंटरेस्टिंग लग रहा है, कार्टून देख रहा है, तो शायद उसकी वजह से भी बच्चे में ऑटिज्म हो गया होगा। यह भी गलत धारणा है, ऐसा नहीं होता। ज्यादा टीवी देखने की वजह से ऑटिज्म डेवलप नहीं होता और ना ही स्मार्टफोन के एक्सपोजर की वजह से बच्चे में ऑटिज्म होगा। तीसरी कैटेगरी कि किस तरह का इंटरवेंशन, मतलब किस तरह का ट्रीटमेंट या थेरेपी दी जा सकती है ऑटिज्म के बच्चों को। अर्ली इंटरवेंशन मतलब जल्दी से जल्दी, छोटी से छोटी उम्र में अगर बच्चा आइडेंटिफाई हो जाए और उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दें, थेरेपी शुरू कर दें, ट्रेनिंग शुरू कर दें, तो उस बच्चे के स्पीच, उस बच्चे के सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब इंप्रूव किए जा सकते हैं और काफी हद तक बच्चे इंप्रूव कर जाते हैं शुरू के कुछ सालों में ही। 5-7 साल तक की उम्र तक आते आते बच्चे में काफी सारे स्किल्स अच्छे डेवलप हो सकते हैं। वो काफी सारे अपने सिम्टम्स के डेफिसिट को आउटग्रो कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अर्ली इंटरवेंशन दी। क्योंकि इस टाइम पर बच्चे का दिमाग बहुत सेंसिटिव होता है अपने एनवायरनमेंट को लेकर और वो एनवायरनमेंट के अंदर लाए जाने वाले चेंजेस को जल्दी कैच कर सकता है। तो कैसा भी डेफिसिट हो उसमें काफी इंप्रूवमेंट आने के चांस हैं। सीवियर ऑटिज्म होगा तो उसमें भी लेवल कम किए जा सकते हैं। मॉडरेट लेवल का ऑटिज्म होगा उसमें भी बच्चे का लेवल कम किया जा सकता है डेफिसिट का, अगर अर्ली इंटरवेंशन दे दी जाए।
अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA एक बहुत मानी हुई, बहुत पॉपुलर और बहुत ही साइंटिफिकली वैलिडेटेड थेरेपी टेक्निक है जिसकी मदद से बच्चों में ऑटिज्म के सिम्टम्स को काफी सारा कम किया जा सकता है। इसी के साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी बहुत कॉमनली दी जाती है इन बच्चों को। इनफैक्ट ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे बच्चे के जो बेसिक स्किल्स हैं उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी पहले दे दी जाती है, या कई पेरेंट्स और कई उनके जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी पर ही ज्यादा जोर देते हैं। वैसे तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी सही ट्रीटमेंट है, बच्चों को दिया जाना चाहिए उनकी ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, पर सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी पर डिपेंडेंट हो जाना गलत तरीका है। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे देखने में आते हैं वो सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही दिलाते हैं बच्चों को, किसी तरह से उनको ऐसा कम्युनिकेट कर दिया जाता है या उनको दूसरी ऑप्शंस सजेस्ट नहीं की जाती, ऑल्टरनेटिव्स सजेस्ट नहीं किए जाते। दुखद बात यह है कि बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के लिए भी उनको सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जा रही है, जबकि यह बहुत गलत अप्रोच है। बच्चे की लैंग्वेज और स्पीच डेवलपमेंट के लिए, जो कि काफी कॉमन सिम्टम होता है, काफी कॉमन डिले देखा जाता है बच्चों में डेवलपमेंट का जो कि ऑटिज्म से पीड़ित हैं, उनमें स्पीच थेरेपी दी जानी बेहद जरूरी है। और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जैसे कि एंगर हो गया, हाइपर एक्टिविटी हो गई, किसी तरह का डिसओबीडियंट बिहेवियर हो गया, अटेंशनल इश्यूज हो गए, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें कि बच्चा बिहेवियरल लेवल पर मैनेज करना उसके साथ मुश्किल हो रहा है, डिसिप्लिन में, क्लासरूम में उसको मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, घर में वो काफी सारी बैड हैबिट्स डेवलप कर रहा है, उसकी कोई डेली रूटीन स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को इंप्रूव करने में बिहेवियर थेरेपी ही सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। तो ऐसे में मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई करना, अप्रोच करना पेरेंट्स के लिए बेहद जरूरी है ताकि वो ओवरऑल तरीके से बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसको हेल्प और सपोर्ट दे पाएं। ये जो मैंने सारे इंटरवेंशन टेक्निक स्ट्रेटेजी बताई, ये बच्चे के डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करती हैं। तो अगर बच्चे को अपने हाल पे छोड़ दिया जाएगा, उसको बस रेगुलर स्कूलिंग में ही इन्वॉल्व किया जाएगा या ज्यादा से ज्यादा ट्यूशंस लगवा दी जाएंगी, तो ये बड़े सारे जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं या जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, ये बच्चे के ओवरकम नहीं होंगे अगर थेरेपी नहीं दी जाएगी। इसलिए थेरेपी और ट्रेनिंग बेहद जरूरी है बच्चे को दिलाई जानी। इसलिए पेरेंट्स ऐसा ना करें कि बच्चे को बस स्कूलिंग और ट्यूशन तक छोड़ दें और घर में खुद ही मैनेज करने तक छोड़ दें। ऐसे में बच्चे के डेफिसिट्स या तो जाएंगे नहीं या फिर बच्चा और बड़े सारी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स अटेन कर सकता है। पेरेंट्स की फ्रस्ट्रेशन और एंगर भी इश्यूज डेवलप हो सकते हैं जिसमें पेरेंट्स को हैंडल करने में मुश्किल आए। एक थेरेपिस्ट जो बच्चे की हेल्प कर सकता है वो पेरेंट्स घर में नहीं कर सकते, इसलिए थेरेपिस्ट की हेल्प लेना बेहद जरूरी है। इसी के साथ ऐसा भी देखा जाता है कि 5 में से 1 बच्चा ऑटिज्म का ऐसा होता है जिसमें रिग्रेशन हो जाता है उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का या डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स का। मतलब कुछ ऐसे बिहेवियर्स, कुछ ऐसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो बच्चे ने अचीव किए थे वो खत्म हो जाते हैं। खासकर 1 से 3 साल तक की उम्र तक ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे ने माइलस्टोन अचीव किए हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे ऑटिज्म डेवलप होगा, उसके सिम्टम्स बढ़ेंगे, वो माइलस्टोन्स उसके चले जाएंगे। जैसे स्पीच और कम्युनिकेशन भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चा शुरू में शायद बोलना सीखा होगा, 1, 1.5, 2 साल की उम्र तक वो बोलता होगा और 3, 4 साल की उम्र तक आते आते उसकी स्पीच चली गई। तो ये डेवलपमेंटल रिग्रेशन भी 5 में से 1 ऑटिस्टिक बच्चे में देखने में आती है। कुछ दूसरे चैलेंजेस क्या हैं ऑटिज्म के बच्चों को जो फेस करने पड़ते हैं? जैसे 40% बच्चे जो कि ऑटिज्म से पीड़ित हैं वो नॉन वर्बल होते हैं, मतलब उनमें लैंग्वेज और स्पीच डेवलप ही नहीं हो पाती। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि अपने आसपास की दुनिया से कम्युनिकेट करने में उनको बहुत मुश्किल आती है और स्कूलिंग और दूसरी बहुत सारी लाइफ स्किल्स को डेवलप कर पाना उनके लिए करीब करीब इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे में वो पूरी तरह से पेरेंट्स पर ही लाइफ टाइम तक डिपेंडेंट रहते हैं या किसी और फैमिली मेंबर पर, जैसे कि कोई सिबलिंग या कोई दूसरा रिलेटिव जो फैमिली में हो, अगर जॉइंट एक्सटेंडेड फैमिली है तो उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है बच्चे को। जैसा कि पीछे बताया कि 31% बच्चों को सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है जिसमें उनका IQ 70 से कम हो सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए अपनी लाइफ में बेसिक माइलस्टोन्स या बेसिक एकेडमिक अचीवमेंट्स अचीव कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से और फर्दर सोशल चैलेंजेस भी आते हैं क्योंकि वो एकेडमिकली ग्रो नहीं कर सकते, तो वो अपने ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते, जॉब, बिजनेस ये सब करने के लायक नहीं बन पाते। 2/3 बच्चे जिनको ऑटिज्म है 6 से 15 साल की उम्र तक उनका बहुत बुली किया जाता है।
6 साल की उम्र जब बच्चा मोस्टली स्कूल में एडमिशन लेता है, और 15-16 साल तक की उम्र जब तक बच्चा अपनी स्कूलिंग करीब कंप्लीट करता है। बच्चे ने काफी बुलिंग मतलब स्कूल में दूसरे बच्चों के द्वारा की गई छेड़छाड़, तंग करना, सताया जाना ये एक्सपीरियंस करता है, जो कि बहुत सारे इमोशनल और सोशल चैलेंजेस बच्चे के लिए हो जाते हैं। करीब 28% बच्चे जिनको ASD है उनमें सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर देखे जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन आता है हेड बैंगिंग। दीवार पे या जमीन पे अपना सर पीटते हैं, वो अपने हाथों को, अपने बॉडी पार्ट्स को काटते हैं, और साथ ही अपने बाल खींच सकते हैं या अपनी बॉडी को स्क्रैच कर सकते हैं। ऐसे सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर भी काफी चैलेंजिंग हो जाते हैं पेरेंट्स के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि ऑटिज्म के अलावा बच्चों या एडल्ट्स में दूसरी मेडिकल या मेंटल हेल्थ कंडीशंस किस टाइप की देखने में आती हैं। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कॉमनली देखा जाता है ऑटिज्म के बच्चों में। करीब 30 से 60% बच्चे जिनको ऑटिज्म है उनमें ADHD भी मिलेगा। 50% से भी ज्यादा ऑटिस्टिक बच्चों में क्रोनिक स्लीप प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। लंबे टाइम तक नींद की किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम चलती है। ऑटिज्म के बच्चे और टीनेजर्स में 11 से 40% तक इन बच्चों में एंजाइटी डिसऑर्डर्स मिलते हैं, जैसे कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, या कुछ दूसरे एंजाइटी के जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी या फोबिया या पैनिक वाले डिसऑर्डर्स। ऑटिज्म के 7% बच्चों में और 26% एडल्ट्स में डिप्रेशन भी पाया जाता है बहुत सिग्निफिकेंटली। ऑटिज्म के बच्चे दूसरे नॉन ऑटिस्टिक बच्चों के मुकाबले 8 गुना ज्यादा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से सफर करते हैं। पेट और इंटेस्टाइन और किसी तरह की डाइजेशन एक्सक्रीशन रिलेटेड प्रॉब्लम से वो सफर करते हैं 8 गुना ज्यादा नॉर्मल बच्चों के मुकाबले, या वो जिनको ऑटिज्म नहीं है। 1/3 1/3 बच्चे जिन्हें ऑटिज्म है उनको सीजर का डिसऑर्डर मतलब एपिलेप्सी भी होता है। एक बड़ी ही चौंकाने वाली स्टडी है या फाइंडिंग है जो कि देखा गया है कई सारे रिसर्च में, कि ऑटिज्म के 4 से 35% इंडिविजुअल्स जब वो एडल्ट हो जाते हैं उनमें स्किज़ोफ्रीनिया भी पाया जाता है, जबकि नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन में स्किज़ोफ्रीनिया का रेट 1 से 1.5% ही होता है। तो करीब करीब हम कह सकते हैं कि 3 से 30 गुना ज्यादा चांस है ऑटिस्टिक बच्चों में स्किज़ोफ्रीनिया डेवलप करने के। साइकोटिक सिम्टम्स, डिसऑर्डर्स, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस ये इनमें डेवलप हो सकती है। 2 से 5 साल की उम्र तक अगर देखा जाए तो 32% ऑटिज्म के बच्चों में ओवरवेट वाला सिम्टम आता है, मतलब वो मोटे होते हैं, और 16% ओबीस होते हैं, मतलब ओबेसिटी मतलब मोटापे की बीमारी होती है। जबकि जनरल पॉपुलेशन में अगर देखा जाए, नॉन ऑटिस्टिक बच्चों की पॉपुलेशन में देखा जाए जो कि 2 से 5 साल की उम्र के ही हैं, 32 के मुकाबले 23% बच्चे ही ओवरवेट होते हैं और 16 के मुकाबले 10% बच्चे ही ओबीस होते हैं। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि ऑटिस्टिक बच्चों में मोटापा एक बहुत बड़ा कंसर्न का इशू हो सकता है। ऑटिज्म के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए कोई ऐसी दवा नहीं होती, पर रिस्पेरिडोन और एरिपिप्राजोल ये 2 ऐसी FDA अप्रूव्ड दवाइयां हैं जो कि ऑटिज्म के बच्चों में एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, बेचैनी इसको कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए दी जाती हैं। केवल ये 2 ही दवाइयां FDA अप्रूव्ड हैं, बाकी सारी दवाइयां ऑफ लेबल हैं, मतलब बाकी जो सिम्टम्स बच्चा एक्सपीरियंस करता है डॉक्टर जो देता है वो दवाइयां सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दी जा सकती हैं, पर वो FDA अप्रूव्ड नहीं होती। तो ये रही थोड़ी सी डिटेल्ड जानकारी ऑटिज्म के बारे में, कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा, कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स और कुछ स्टैटिस्टिक्स। ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है। मैं काफी सारी वीडियोस बच्चों के डिसऑर्डर्स और उनके लिए किस टाइप की इंटरवेंशन दी जानी चाहिए, कैसे उनके इश्यूज कंसर्न्स होते हैं, उसके लिए पेरेंट्स, केयर गिवर्स क्या कर सकते हैं, इस पर अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूं। ऐसी वीडियोस की जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें, वीडियो की अपडेट्स लेते रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।